आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट जताया है। ठीक है, किस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट जताया है बात करेंगे, लेकिन जीएस पेपर 2 के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि जीएस पेपर 2 की बात कर रहे हैं, हमारा आंसर राइटिंग का कोर्स 150 घंटे हमने सिर्फ 500 रुपये में निकाला है। परसों से क्लास शुरू होगी दोस्तों, कमर कस लीजिए। नवंबर तक क्लासेस चलेंगे। हमारी स्टार फैकल्टीज़ आपको आंसर राइटिंग का एक्सपर्ट बना देंगे, तो देर मत करिए, क्योंकि इससे ना ज़बरदस्त क्वालिटी जितना हम दे रहे हैं वो मार्केट में कहीं नहीं है। तो फटाक से कोर्सेज को अवेल करिए, अपनी तैयारी सशक्त करें। तो यहाँ पे हम बात करेंगे चाइना और भारत के विवाद की। देखो क्या हुआ, ब्रिक्स समिट में भारत और चाइना मिले। नरेंद्र मोदी शी जिनपिंग मिले और बोले कि बॉर्डर का रेजोल्यूशन पीसफुली होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गुड, बहुत अच्छी बात है। G20 समिट के लिए शी जिनपिंग भारत आने वाले हैं। अभी आसियान समिट भी होगी, उसमें भी जो हैं और ईस्ट एशिया समिट, वो उसमें भी जो नरेंद्र मोदी शायद शी जिनपिंग से मिलेंगे। तो अभी काफ़ी ऐसी समिट हैं। अब अजीब व गरीब है यहाँ पे जो हुआ है, जो इनका मैपिंग अवेयरनेस वीक है और इनके सरकार ने जो मैप निकाला उसको पूरा, ये जो आपको अरुणाचल प्रदेश दिख रहा है, जंगनम यानी कि सदर्न तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख के कुछ एरियाज़ को चाइना ने अपना बता दिया मैप में, ऑफिशियल मैप में। हालांकि एस जयशंकर ने यही बोला है कि मैप से घंटा फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो टेरिटरी है वो हमारे पास है, वो चाइना की आदत है कि साल कुछ ना कुछ करना। हाँ, बट ये ज़रूर है, ये अजीब बात है, जब G20, अभी ब्रिक्स समिट हो रही है, G20 समिट हो रही है, यही इसी वक्त ही क्यों, कुछ साल कुछ ना कुछ करता ही है चाइना। लेकिन ये टाइमिंग बड़ी क्रूशियल है कि इस पे सवाल खड़े हो सकते हैं कि इसी वक्त क्यों आपने नेम चेंज का ये वाला मैप निकाल दिया। क्या आप नहीं चाहते भारत और चाइना के रिश्ते जो हैं वो बेहतर हो? हम बात करेंगे थोड़ा सा चाइना भारत रिश्तों की भी। कल मैंने इस पर डिटेल लेक्चर लिया था जब मैंने मैप के बारे में बताया था। तो यहाँ पे जब ये मैप आया तो फिर एक्सपर्ट्स ने बहुत ही ज़्यादा इस पर आपत्ति जताई कि अरे ये क्या हो गया यार, पागल आगल हो गए क्या। तो जो स्टैंडर्ड मैप रिलीज़ किया गया था कल चाइनीज़ मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के द्वारा, तो अब यहाँ पे अरिंदम बागची जो कि हमारे स्पोक्स पर्सन, उन्होंने सीधा सीधा ये बोला है कि देखो हम इन क्लेम्स को रिजेक्ट करते हैं, इनका कोई भी बेसिस है ही नहीं, बकवास है ये। चाइनीज़ साइड इस तरीके से कि जो स्टेप्स ले रही है, जो हम बाउंड्री, जो हम चाह रहे हैं कि जो हमारा बाउंड्री वाला मुद्दा है उसको सुलझाएं, ये इसको और कॉम्प्लिकेट कर रहा है। ये खुद ही नहीं चाह रहे हैं कि ये सब सॉर्ट हो। तो इसीलिए ध्यान दीजिएगा, इसीलिए हमने स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट जताया है थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल्स। समझ रहे हो? तो ये साफ साफ बोल दिया है कि हमने कड़ी आपत्ति जो है वो जताई है। डिप्लोमेटिक चैनल्स क्या, देखिए चाइना की अगर बात करते हैं तो चाइना, भारत और चाइना 1962 के बाद से चाइना के किसी के साथ भी संबंध नहीं थे, लगभग खत्म ही था चाइना। माओ जेडोंग, फिर कल्चरल रेवोल्यूशन आया, लेकिन जब डेन जियाओपिंग आए 1988 में, डेन जियाओपिंग और राजीव गांधी की मुलाकात हुई, तो पहले भारत जो है, भारतीय प्राइम मिनिस्टर वहां गए। 1984 में एम्बेसी जो है वहां पे बना दी गई। अब एम्बेसी का काम क्या होता है? एम्बेसी, आप ये समझिए कि वो वही धरती है, समझिए वो देश की धरती है। अगर एम्बेसी पर अटैक होता है ना, तो धरती पर अटैक होता है, मतलब उसी देश की धरती पे। जब शुरुआत में हमारी एम्बेसी 1984 में वहां पे बनी तो बड़ा मुश्किल था, इतना आसान नहीं था, क्योंकि चाइनीज जो हैं वो शक से, जहां पे भाई देखिए डिप्लोमैट्स कहते हैं ना कि दो तरीके की पोस्टिंग होती है, एक टफ, एक आसान। अब आसान पोस्टिंग का अमेरिका, यूरोप, यहाँ पे सब कुछ बढ़िया है। टफ पोस्टिंग, अभी मैं विजय गोखले सर को सुन रहा था, तो वो तो एम्बेसडर रहे, तो उन्होंने बताया था, उनकी किताबें भी मैंने पढ़ी हैं, तो उन्होंने बताया था कि किस तरीके से, जैसे अब भाई आप यूरोप में चले जाओ तो वहाँ पे अगर आप एम्बेसडर हो या कॉमनवेल्थ में हाई कमिश्नर होता है, तो वहाँ पे अगर आप डिप्लोमैट हो तो सब कुछ बढ़िया है, क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन बढ़िया है, आपका परिवार बहुत अच्छे से रहता है, सारी सुविधाएं हैं। लेकिन अब वियतनाम में जब हम गए थे, वो भी 1975 में, जब युद्ध चल रहा था, तो लाइटें नहीं आती थी, 8-8, 9-9 घंटे तक लाइट नहीं। चाइना में भी ऐसी हालत थी, बहुत बुरी हालत थी। तो जब भी कोई एम्बेसडर या डिप्लोमेट जाता था, उनका पीछा किया जाता था, बट वी वर नॉट थ्रेटेंड। 1988 से चीजें काफी ज्यादा बेटर हुई। उनका बहुत ही जबरदस्त प्रसंग आता है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने, जब हम न्यूक्लियर पावर हुए, ठीक है,
सन 2000 के करीब हमने जब 2000 में जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया और हम न्यूक्लियर पावर हो गए, तब चाइना ने हमको बुलाया। अब देखिए बुलाया क्या, यहां पे पता है डिप्लोमैट्स कैसे बात करते हैं? डिप्लोमैट्स जो है वो पता है, जैसे मान लीजिए कि अभी स्ट्रांग प्रोटेस्ट की बात है, तो अभी चाइना के एम्बेसडर को भारत ने बुलाया होगा कि बेटा आओ, और कड़े शब्दों में निंदा की होगी, इसका मतलब उनको डांटा होगा। अब देखिए यहां पे गोखले सर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं कि डांटा मतलब ये नहीं कि भाई ऐसे भाग हट, ऐसे नहीं। शब्दों का मीनिंग बहुत जरूरी होता है। तो शब्द जो होते हैं ना वो मेन होते हैं, क्योंकि यहां पे हर एक शब्द का अर्थ होता है। तो शब्द बड़े कठोर होते हैं, ठीक है। और उसमें के बाद जब हम, जैसे अब यहां पे मैप की बात है, तो अब यहां पे बुलाया होगा चाइनीज एम्बेसडर को और कड़े शब्दों में निंदा की होगी। स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट मतलब तगड़े से इनको गरियाया होगा, है ना। अब या तो ये प्रोटेस्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर प्रोटेस्ट डिनाई कर सकते हैं। अब इसके बाद ये क्या प्रोटेस्ट किया, अब ये चाइनीज एम्बेसडर जो हैं ये कनेक्ट करेंगे अपने सरकार से, वहां से फिर जवाब मांगेंगे और उसके बाद ये भारत को बताएंगे, यानी कि हमारे एम्बेसडर को। तो इस तरीके से डिप्लोमेसी जो है वो काम करती है। तो वही मैं आपको बता रहा था कि 2000 में क्या हुआ कि जब हम न्यूक्लियर पावर हुए, तो गोखले सर बताते हैं कि हम लोग वहां पे थे, तो अब प्रोटेस्ट शुरू हो गया भाई। देखिए क्योंकि परमानेंट 5 मेंबर्स, P5 मेंबर्स, अमेरिका, फ्रांस, रशिया, चाइना और आपका ब्रिटेन, ये पांचों ने प्रोटेस्ट किया कि भाई कैसे आप न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया। 9 मई को हुआ, 13 मई को हुआ। 9 मई वाले में तो चलो चाइना वालों ने हमको बुलाया, ज्यादा कुछ नहीं बोला, बट 13 मई में तो बहुत डांटा, मतलब भाई बहुत निंदा की। अब उसके बाद क्या हुआ कि 8-9 महीने तक बात ही नहीं की, कोई बात नहीं, यानी कि ये चाइना की एम्बेसी एकदम, जो भारत वहां पे था, भारत की एम्बेसी, कोई काम नहीं हमारे पास। लेकिन बाद में सबको पता है कि फिर 8-9 महीने बाद जो है फिर चाइना ने बात करना इसलिए शुरू किया क्योंकि जो बाकी के मेंबर्स थे, ठीक है, बाकी के 4 मेंबर्स थे, उन्होंने हमसे बातचीत करना शुरू कर दिया था, तो हमारे पास कोई काम नहीं था 8-9 महीने। तो इस तरीके से जो आप देखते हो ना डिप्लोमैटिक प्रोटेस्ट, वो ऐसे काम होता है। तो ये चीज है, बढ़िया है, वेरी गुड। तो अब स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट यानी कि धर के गरियाया इन द सेंस कि वर्ड्स बड़े कठोर यूज किए होंगे यहां पे हमारी एम्बेसी ने, जो चाइनीज एम्बेसडर है। बहुत बढ़िया। क्या इतिहास रहा है, देखिए 1914 में तिब्बत और चाइना और भारत बैठे, 1911 में तिब्बत आजाद हो गया था, है ना। उससे पहले चाइना के कंट्रोल में था, बट 1911 में आपको पता है चाइना में ज़ेनाई रेवोल्यूशन आया, तिब्बत अलग हो गया। फिर एक लाइन ड्रॉ की गई जिसको मैकमहन लाइन बोला जाता है ना। अब 3500 किलोमीटर का ये एरिया, चाइना कहता है कि 2000 ही किलोमीटर है, चाइना मानता ही नहीं है। जब 1949 में चाइना की सरकार बदली, माओ जेडोंग आए, माओ जेडोंग, उन्होंने बोला बाहर में जाओ, हम कुछ नहीं मानते, हम अपने हिसाब से, ये सब पुराने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स जो है ना वो कुछ और ही कहते हैं। और कभी भी माओ जेडोंग ने नहीं माना, कोई बात नहीं, लेकिन हम जो है इंडी चीनी भाई ये करते रहे, ठीक है। तो 1950 में तिब्बत पे कब्जा कर लिया। अब देखिए भारत को यहाँ पे समझना चाहिए था, भारत को बहुत बड़ी गलती हो गई चाइना को समझने में, भारत समझ नहीं पाए, भारत के लिए बहुत बड़ी गलती हो गई। चाइना को क्यों समझना चाहिए था? रेड फ्लैग्स कहते हैं ना, रिलेशनशिप में भी अगर तुमको रेड फ्लैग्स दिखे भाग जाओ, ऐसे रुकना नहीं है। तिब्बत पे कब्जा कर लिया चाइना ने, हमारा सोच उनका सोच बिल्कुल अलग है भाई। चाइना में मैं आपको डिफरेंस, फंडामेंटल डिफरेंस बताता हूं। चाइना में जो आर्मी है वो सरकार के लिए काम करती है, कम्युनिस्ट पार्टी वहां बहुत स्ट्रक्चर्ड। अगर आपको चाइना में कोई सरकारी पद चाहिए तो पहले आप कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर हुए, और वहां पे मोहल्ले लेवल से ही शुरू हो जाता है, आपको पता है, मोहल्ले में कम्युनिस्ट पार्टी, फिर ब्लॉक लेवल में कम्युनिस्ट पार्टी, फिर उसके बाद स्टेट लेवल पे कम्युनिस्ट पार्टी, फिर जो इनका सबसे पॉलिट ब्यूरो सबसे स्ट्रांग, जो 24 लोगों की, वहीं से शी जिनपिंग आते हैं, 24 लोगों की जो कमिटी पॉलिट ब्यूरो होता है, उसमें अगर आपको जाना तो आपको बहुत ही नीचे से शुरू करना पड़ेगा। कहने का मतलब मेरा यह है कि पूरा चाइना कम्युनिस्ट पार्टी बेस्ड है, वो सरकार, वो टेरिटरी बेस्ड नहीं है। हमारे उल्टा है, हम पार्टी आएंगी जाएंगी, हमारे प्रॉपर डेमोक्रेसी है, हम अपनी मिट्टी के लिए कुर्बान, है ना, हम अपने देश के लिए लड़ते हैं, हमारे लिए देश, हमारा तिरंगा सबसे ऊपर है। चाइना में पार्टी उनकी सबसे ऊपर है, वहां पे सरकारी जॉब आपको मिलेगी नहीं अगर आप कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर नहीं हो, तो सबसे पहले आपको वहां का मेंबर होना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारी सोच ही अलग है भाई, हम समावेशी दुनिया चाहते थे
कि पूरी दुनिया साथ में काम करे। चाइना जो है वो बार बार एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी पे बात कर रहा था कि ये कुछ नहीं, ये साउथ चाइना सी हमारा है, ये हमारा है, वो हमारा है। तो हम कैसे, उसी वक्त ही हमको समझना चाहिए था भाई वीके कृष्णा मेनन, अब बड़ा विवादित करियर और बहुत ही बढ़िया दोनों ही करियर उनके रहे, उनकी बहुत शानदार किताब आप पढ़िएगा। तो लेकिन अब नहीं हो पाया, तो मिसरेड कर गए वो, एक्चुअली ही मिसरेड, और जवाहरलाल नेहरू भी मिसरेड कर गए, इनफैक्ट सभी मिसरेड कर गए। बट नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, क्योंकि चाइना ने बहुत बड़े बड़े रेड फ्लैग्स दिए। भाई आप 1956 में हिंदी चीनी भाई भाई जाओ इनलाए आते हैं और कहते हैं हिंदी चीनी भाई भाई, अगले साल तुम तिब्बत में रोड बना दे रहे हो, जो कि अक्साई चीन, जो कि भारत का एरिया, वहां से होकर गुजरती है। तब भारत ने दलाई लामा को शरण दी, फिर चाइना ने प्रोटेस्ट जताया, नहीं माना भारत, हो गया युद्ध 1962, अक्साई चीन ले गया। भाई उस समय चाइना ने बहुत भारत के बहुत बड़े एरिया पे कब्जा कर लिया था, अरुणाचल प्रदेश, तवांग पे भी मैंने आपको कल बताया था ना, ठीक है, कि तवांग सबसे इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए। कल का लेक्चर देखिएगा, तवांग जो अरुणाचल प्रदेश का है। अभी इस समय चले मैं आपको इतिहास बता रहा हूं, फिर अभी तो 11 प्लेसेस की रीनेमिंग की है, अक्साई चीन ले गया चाइना। फिर भारत को पता चला, उस समय भारत का तो आर्मी ऐसा था कि भारत बहुत आर्मी पे फोकस ही नहीं कर रही थी। फिर भारत ने बोला कि बेटा अभी तुमको इधर आओ, अभी बताते हैं, ऐसी की तैसी में इतना तोड़ेंगे ना तुम्हारी, ठीक है, अभी रुको, अभी पिछवाड़े पे 4-5 लात मारेंगे तब पता चलेगा तुमको, रुको अभी बताते। तब भारत ने आर्मी का रीऑर्गेनाइजेशन शुरू किया। अच्छा, दूसरी बात, चाइना कभी युद्ध नहीं जीत सकते, क्योंकि वो वॉरियर है ही नहीं। चाइना, इतिहास गवाह है कि जब जब चाइना ने युद्ध लड़ा, चाइना हमेशा हारा है। चाइनीज आर नॉट वॉरियर्स, दे आर नॉट मेंट टू बी वॉरियर्स। वो टेक्नोलॉजी में बहुत तगड़ा करेंगे। चाइना में एक और अच्छी बात है, वहां पे लोगों की बहुत रिस्पेक्ट की जाती है, आपको पता है। चाइना में कभी आंदोलन इसलिए नहीं होगा क्योंकि लोग खुश हैं, वहां पे बहुत भयानक डेवलपमेंट है। 1988 से लेकर 2018 तक, मतलब आप ये समझिए 30 सालों में शायद ही ऐसा कोई देश होगा जो $18 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाए। समझ रहे हो, हम 3.5 पे खड़े हैं, वो 18 पे खड़े हैं। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। चाइना ने ऐसा करके देखा, क्योंकि लोग बहुत हार्ड वर्किंग है। गोखले सर एक चीज अपनी किताब में लिखते हैं कि जब हम लोग शाम को बैठते थे, पार्टी करते थे, तो वहां पे एक चाइनीज 2 नौकरियां कर रहा होता था। एक कॉलेज का टॉपर जो वहां की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी में जाता है, वो मेरे यहाँ वेटर का काम कर रहा होता, तो दे वर नॉट एम्बैरेस्ड, वो खुश होते थे। वहां पे एक किस्सा वो बताते हैं कि हुआ क्या कि जब हम बस में, मतलब मेरे पास एक चाइनीज एम्बेसडर आया, उसने बोला मेरे ड्राइवर को भी खाना खिलाना। वहां पे छोटे से छोटे काम की बहुत इज्जत की जाती है, किसी काम को छोटा नहीं समझा जाता। ये भारत को सीखना चाहिए। अगर भारत में तो ऐसा है कि जैसे अगर आप अपनी टॉयलेट भी साफ कर लो तो आपको ताना मारा जाता है, ये हिसाब किताब है। तो चाइना से, खैर चलिए, वो तो उससे बहुत कुछ हमको सीखना भी है ना। तो एनीवे, तो अब ये हुआ, ठीक है। तो अब फिर 1962, तब फिर हमने रीऑर्गेनाइज। तो चाइनीज आर नॉट मेंट टू बी वॉरियर्स, वो साइंस और टेक में। तो चाइना जब भी युद्ध लड़ा है, किसी से भी युद्ध लड़ा, वो हारा है। फिर भारत ने अपनी आर्मी ऑर्गेनाइज की। अब जब भारत ने अपनी आर्मी ऑर्गेनाइज की, तो उसके बाद जितने बार 1967 में हुआ, 1980s में हुआ, 2020 में हुआ, भारत ने बहुत मारा। लेकिन दोस्तों फिर पार्लियामेंट में रिपोर्ट भी आती है कि भाई चाइना ने कुछ एरिया को कब्जा लिया है, 5000 स्क्वायर किलोमीटर। सरकार ने कहा नहीं, हमने कुछ भी नहीं दिया हुआ। बार बार चाइना जो है वो, अभी भी देखिए बॉर्डर इश्यू सॉल्व थोड़ी ना हुआ है, अभी भी चाइना का यही स्टैंड है। देखिए भारत का स्टैंड क्या है कि 2020 वाले, उससे जो 2020 वाला स्टेटस था वही रहेगा। चाइना कह रहे जो अभी हमारे पास एरिया में उसको नहीं छोड़ेंगे, वही तो कंटेंशियस इश्यू है भाई। ये पूरा का पूरा एरिया, कल मैंने आपको बताया भी था, ये ईस्टर्न सेक्टर है, मिडिल सेक्टर है, वेस्टर्न सेक्टर है। अब वेस्टर्न सेक्टर सबसे विवादित है, जहां पे आपका अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम आता है। फिर उसके बाद ईस्टर्न में आप निकल जाओ तो आपका पूरा सियाचिन आ जाएगा। मिडिल सेक्टर में आपका उत्तराखंड आ जाएगा, वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये वेस्टर्न वाला दिक्कत है। अब चाइना के लिए स्ट्रैटेजी है, चाइना ये भी डरता है ना कि भाई देखो, भारत ने दलाई लामा को शरण दी हुई है, और दलाई लामा इज इक्वल टू तिब्बत, ठीक है। अब चाइना को पता है कि जब तक दलाई लामा भारत में है, अगर मैं तो कहता हूं भाई भारत रत्न दे दो दलाई लामा को, ठीक है। जिस दिन अगर ऐसा हो गया, उस दिन देखिएगा चाइना का हाल। उनको पता है कि तिब्बत के लोगों को, हमने तिब्बत पे जबरदस्ती कब्जा किया है, तिब्बत के लोगों का दिल दलाई लामा के लिए धड़कता है। और तवांग जो एक ऐसा एरिया है जहां पे अभी इस समय भारत ने बहुत सारी मिलिट्री जो है वो अरुणाचल प्रदेश के तवांग में डिप्लॉय करके रखी हुई है। वो एक ऐसा एरिया है जहां से फटाक से आप मिसाइल मारोगे, चाइना खत्म, और तिब्बत को आप पूरा का पूरा ले सकते हो।
भारत अगर चाहे तो तिब्बत को आजाद करा सकता है ना, थ्रू अरुणाचल प्रदेश। यही चाइना का दिमाग, और चाइना चाहता है कि वो चिकन नेक कॉरिडोर काट दिया जाए। तो इसी जद्दोजहद जो है वो चल रही है, ठीक है। तो ये है, बाकी मैंने कल आपको बहुत अच्छे से बताया था इसमें भी। तो फिलहाल भारत ने बहुत स्ट्रांग प्रोटेस्ट किया है, करारा जवाब दिया है। बाकी अब हमारे आंसर राइटिंग, ये जीएस पेपर 2 का पार्ट है, आंसर राइटिंग कोर्स में आपको मजा आएगी। थैंक यू सो मच।